बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। तो क्रिस्टलोग्राफी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। क्या क्लियर हुआ? क्रिस्टलोग्राफी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो देखो, जो आपका क्रिस्टलोग्राफी है उसका तीन फंडामेंटल लॉ होता है, ठीक है। पहला होता है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एंगल, दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, तीसरा लॉ ऑफ रेशनल इंटरसेप्ट, ठीक है। इन्हीं तीन लॉ के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एंगल के बारे में। तो देखो, ये बोलता है कि कोई भी क्रिस्टल है उसका शेप साइज हम क्या कर सकते हैं, अपने यूज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर सर्कल में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आधे पे से काट भी सकते हैं। कोई भी चीज स्क्वायर में है तो उसको ऐसे हम डायगोनली काट सकते हैं, तो हमको दो पार्ट मिल जाएगा। अपने यूज के हिसाब से कहने का मतलब हम क्रिस्टल को अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सारे केसेस में या तो उसका ओरिजिनल फॉर्म लो, या जो हमने तोड़ने मरोड़ने के बाद नया फॉर्म बनाया उस केस में, सारे केसेस में जो इंटरफेसियल एंगल होगा किसी भी दो फेस के बीच, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है। सपोज कर लो ये एक क्रिस्टल है, तो इसके अंदर इंटरफेसियल एंगल क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल का जो आउटर सरफेस है वो क्या होगा, किसी शेप का होगा। तो किन्हीं भी दो फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उनको कहा जाता है इंटरफेसियल एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो सारे केसेस में आपका इंटरफेसियल एंगल क्या होगा, सेम होगा। या तो वो ओरिजिनल क्रिस्टल हो, या इसको आप इतने से काट दो, वो वाला क्रिस्टल हो, या कैसा भी हो, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो सोडियम क्लोराइड के सारे क्रिस्टल का जो इंटरफेसियल एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा, ठीक है। इसको नोट करो, रफ कर दे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई एक क्रिस्टल है हमारे पास क्यूब शेप का, उसके अंदर हम क्या करें, कोई एक ऐसा पॉइंट ले ले, या कोई एक ऐसा एक्सिस ले ले, या कोई एक ऐसा प्लेन ले ले जिसके अबाउट अगर हम उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करें तो हमको हमेशा सेम अपीयरेंस मिले। सिमेट्री का मतलब क्या, सेम मिले, ठीक है। जैसे आपको क्या मिलता है, जैसे ए वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे एक मिरर रख दो तो आपको पीछे भी ए लिखेगा, मतलब ये इसके क्या है, सिमेट्रिक है। तो वैसे इसमें भी है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो कोई एक यूनिट सेल है, वो क्यूब शेप का है, सपोज कर लो कुछ ऐसा ही है, क्यूब शेप का, ठीक है। इसके अंदर बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट जो इसका सेंटर होगा, उसको अगर हम क्या करें, सेंटर मान लें, और उस सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, या तो हम सपोज कर लो ये तुम्हारा क्यूब है, ठीक है। उस सेंटर से इधर आओ चाहे आगे आओ, सेंटर से इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सेंटर से नीचे जाओ या ऊपर जाओ, आपको डिस्टेंस हमेशा सेम मिले, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी एक यूनिट सेल के अंदर, किसी एक क्रिस्टल के अंदर वो पॉइंट है जहां से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, इक्वल डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। और किसी भी एक क्रिस्टल के अंदर बात करें तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो देखो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्रिस्टल मतलब किसी एक यूनिट सेल के अंदर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी एक यूनिट सेल का सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है, क्यूब का एक से ज्यादा सेंटर नहीं हो सकता, सेंटर एक ही होगा ना, वही क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो देखो, वो जो अभी हमने सेंटर फाइंड किया, सेंटर कहाँ था, कुछ यहाँ पे बीच में कुछ था ना, तो उस सेंटर से पास होने वाला एक इमेजिनरी हम एक्सिस मान लें अपने दिमाग में कि कोई एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, और उस एक्सिस के अबाउट इस यूनिट सेल को रोटेट करना स्टार्ट करे, और ये क्या करे, रोटेशन के टाइम एक या एक से ज्यादा बार क्या करे, सेम अपीयरेंस दिखाए पूरे कंप्लीट रोटेशन के दौरान, तो वो एक्सिस क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोला, जो सेंटर है आपका वहां से क्या करो, एक इमेजिनरी एक्सिस क्या करो, पास कराओ, फिर क्या करो, इसको एक कंप्लीट रोटेशन घुमाओ। अगर ये क्या करे, कंप्लीट रोटेशन में एक या एक से ज्यादा बार सेम तरह का दिखे, तो वो लाइन क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। तो सपोज कर लो वो तुम्हारा सेंटर है,
और हमने ऐसे क्या हुआ है वो इमेजिनरी एक्सिस मान रखा है, ठीक है। तो अभी ये आगे का फेस दिख रहा है। अब क्या करो, इसको 90 डिग्री रोटेट करो। तो 90 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो सेम अपीयरेंस दिख रहा है। इसको मत देखो यार, ये रैपर है उसको मत देखो। ये देखो कुछ ऐसा फेस ये है, वैसा फेस ये भी दिख रहा है। 90 डिग्री और रोटेट करोगे तो ये भी आएगा, मतलब सेम बार दिख रहा है। एक बार और रोटेट करोगे तो फिर भी वही आएगा। तो देखो यार, सर्कल का पूरा चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। मतलब सारे चीजों को आप क्या करते हो, 360 डिग्री ही घुमाते हो। तो इसको भी आप मैक्सिमम कितना घुमा सकते हो, 360 डिग्री। और हर 90 में क्या, हर 90 डिग्री रोटेशन में ये सेम अपीयरेंस दिखा रहा है। मतलब ये क्या, 360 डिग्री एक बार रोटेट होने के टाइम 4 बार क्या करेगा, सेम अपीयरेंस दिखाएगा। तो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सिस, ऐसे, हाँ एक्सिस जो क्या हो बने हुए हो, और वहां से हम क्या करें, रोटेट करें, तो आपका जो यूनिट सेल है वो 4 बार सेम अपीयरेंस दिखाए एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं, वो एक्सिस कैसा है, उसको हम बोलते हैं फोर फोल्ड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोर फोल्ड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कब हुआ, जब हमने क्या किया, अब 90 डिग्री का रोटेशन किया, ठीक है। अगर अब क्या करें, हम 180 डिग्री रोटेशन करें, ठीक है। पहले में 90 किया, अब सपोज कर लो वही तुम्हारा ये पर क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस है। अब इस ये जो तुम्हारे पास फेस दिख रहा है, अब क्या करो, इसको 180 डिग्री रोटेट करो। तो करोगे क्या, तो ये वाला फेस आगे आ जाएगा। अभी भी क्या दिख रहा है, सेम अपीयरेंस दिख रहा है। अब क्या करो, एक बार और 180 डिग्री घुमाओ। एक बार और 180 घुमाओगे तो ओरिजिनल फेस पे पहुंच जाओगे। मतलब ये क्या कर रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान 2 बार सेम अपीयरेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक्सिस अगर उनके अबाउट हम कुछ डिग्री रोटेट करें और वो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार सेम अपीयरेंस दिखाए, तो उनको बोला जाता है टू फोल्ड एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन में क्या हुआ, 180, 180 मतलब 2 बार सेम अपीयरेंस दिखा रहा है, ठीक है। इनको नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर उसी क्यूब को हम क्या करें, 60 डिग्री रोटेट करना चाहे तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको मालूम है पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो अगर हम एक बार 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो मतलब हम 6 बार सेम अपीयरेंस पा सकते हैं, ठीक है। ये क्यूब है, इसको अगर हर 60 डिग्री आप रोटेट करोगे तो हर बार आपको एक 60 डिग्री पे सपोज करो ऐसा दिख रहा है, फिर एक और 60 डिग्री पे करोगे तो हल्का सा चलो यार यहीं पे देख लो, इसका थोड़ा सा शेप थोड़ा बड़ा है ना, और छोटा रहता तो अच्छे से दिखता, ठीक है। तो देखो सपोज करो ये तुम्हारा कोई एक्सिस है, उसके अबाउट आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो हर 60 डिग्री रोटेशन में एक बार सेम अपीयरेंस दिखाएगा। तो पूरे कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार सेम अपीयरेंस दिखाएगा, 6 बार। तो ऐसे एक्सिस जिनके अबाउट रोटेट करने पे 6 बार सेम अपीयरेंस मिले, उनको बोला जाता है 6 फोल्ड एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। फिगर आ जाएगा साइड में, उसको आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया 6 फोल्ड के बारे में। फिर बात करते हैं हम, अगर 120 हो गया, 120 नहीं हुआ, हाँ 120 के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, अब बात करते हैं कि अगर उसी क्यूब को हम उस एक्सिस के अलोंग 120 डिग्री रोटेट करना स्टार्ट करें तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम टाइम पे जो आपका ये जो निकाल रहे हो कि कितनी बार रिपीट होगा, वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। 360 अपान यन करके, ठीक है। यन क्या है, जितनी बार, यन क्या है, जितने डिग्री आप रोटेट कर रहे हो, 60 डिग्री कर रहे हो तो 60 डिग्री कर देना, मतलब हमारे पास 6 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन हर जगह एक्सेप्शन लगता है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे आप 30 डिग्री रखो, तो वैसे तो काट दोगे आपके, हाँ 12 टाइम से कट रहा है, लेकिन किसी भी एक क्यूब का, किसी भी क्रिस्टल का 30 डिग्री रोटेट करने पे पूरे कंप्लीट रोटेशन के टाइम हर बार सेम अपीयरेंस नहीं मिलता, ठीक है। सपोज कर लो तुम्हारा ये क्यूब है, इसको पहले 30 डिग्री रोटेट करो तो हल्का सा होगा, फिर और 30 डिग्री करोगे तो ऐसा होगा, फिर और 30 डिग्री करोगे तो ऐसा बन जाएगा, 30, 60, 90। पहले में हल्का सा सेम दिखा, दूसरा करोगे फिर भी हल्का सेम दिख रहा है, तीसरे फेज में ऐसा आ गया, ठीक है। मतलब क्या, सेम अपीयरेंस नहीं रह गया, जिसकी वजह से 30 डिग्री रोटेशन आप पॉसिबल नहीं बना सकते, क्या, किसी भी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। 30 था, सॉरी यहाँ पे अभी सपोज कर लो 0 पे है, ठीक है। अब हल्का रोटेट करोगे 30, और करोगे 60,
और करोगे तो ये 90 कुछ एक ऐसा प्लेन बन जा रहा है जिसकी वजह से 30 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बात करें 120 डिग्री रोटेशन की, तो देखो सपोज कर लो तुम्हारा क्यूब ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा ही रखा हुआ है। तो देखो अगर आप पूरा रोटेट करोगे तो 180 होगा, तो अगर आप हल्का सा इतने पे रोक दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 120 120 आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक क्यूब को किसी एक्सिस के अलोंग जो सेंटर से पास हो रही है उसको 3 टाइम्स क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो एक कंप्लीट रोटेशन के दौरान। ठीक है, तो 3 बार वो क्या करेगा, सेम अपीयरेंस दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट करने पे आपका जो क्यूब है वो 3 बार सेम अपीयरेंस मतलब सेम तरह का दिख रहा है, उनको बोला जाता है थ्री फोल्ड एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, ये सब बात हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। 30 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसको नोट करना। ठीक है, इसको नोट करो, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो सपोज कर लो जो तुम्हारा क्रिस्टल है, जो आपका यूनिट सेल आपने लिया हुआ है, उसके सेंटर से पास होता हुआ एक इमेजिनरी एक प्लेन सोचो। ठीक है, सपोज कर लो जो उसका सेंटर था वहां से हमने ऐसे क्या किया, एक इमेजिनरी प्लेन बनाया। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इस क्रिस्टल को 2 इक्वल फेस में डिवाइड कर रहा है, और दोनों फेस क्या कर रहे हैं, एक तरह के दिख रहे हैं। तो उस केस में वो प्लेन क्या बन जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाता है फॉर दिस क्रिस्टल। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सेंटर से ऐसे भी काट सकते हैं, सेंटर से ऐसे भी काट सकते हैं इतने पे, और सेंटर से ऐसे भी काट सकते हैं, सेंटर से ऐसे भी काट सकते हैं। मतलब किसी एक यूनिट सेल के अंदर बात करें या एक क्रिस्टल के अंदर बात करें, क्रिस्टल कैसे बनेगा, छोटे छोटे यूनिट सेल को मिला के। ठीक है, तो किसी एक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है, एक से ज्यादा जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की तो वो हमेशा वन के बराबर होगा। ठीक है, और क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो भी क्या हो सकता है, वन या वन से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, वो इमेजिनरी प्लेन जो क्या करे, उस क्यूब के सेंटर से पास होके उसको 2 पार्ट में डिवाइड करे और वो दोनों पार्ट क्या हो, सेम तरह के दिखते हो। ठीक है, चलो नोट करो। इसी में छोटा सा एक टॉपिक और आता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो देखो जो हमने सेंटर प्लेन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं, तो अगर एक पार्टिकुलर क्रिस्टल के लिए वो सारे वैल्यूज को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बन जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स, सॉरी सेंटर्स नहीं सेंटर, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में एक ही सेंटर होगा, प्लेन्स एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री पोजेस्ड बाय अ क्रिस्टल इज नोन एज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो जैसे किसी भी एक क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल की बात करें तो उसके अंदर टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, जिसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होते हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। बात करते हैं लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस के बारे में। तो सपोज कर लो कोई भी एक क्रिस्टल है, वो क्या होगा, छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। तो हम उस क्रिस्टल का ज्योमेट्री उसके इंटरसेप्ट के द्वारा भी बता सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब एक यूनिट सेल लो, उसको एक्स वाई जेड एक्सिस की ओरिजिन पे रखो। ठीक है, आगे की साइड ओरिजिन पे रखो, और उसका एक फेस काटो, और फिर उस फेस को देखो देखो कि वो एक्स वाई जेड को कहाँ कट रहा है। जहां पे कट करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट, मतलब जहां जहां पे काट रहा है, इंटरसेप्ट का मतलब काटना। तो वो जो लेंथ होगा, जिन जिन लेंथ का वो काटेगा, उस लेंथ के द्वारा भी हम उस यूनिट सेल का ज्योमेट्री को बता सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस यही बोलता है कि कोई भी एक पहले यूनिट सेल लो। ठीक है, उसका क्या करो, आप एक फेस काटो, और क्या करो, उस फेस कहाँ 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 क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक क्रिस्टल का ज्योमेट्री बता सकते हो। ठीक है, तो सपोज कर लो ये यूनिट सेल है, इसको बना दो ओरिजिन, इसको बना दो वाई एक्सिस, इसको बना दो जेड एक्सिस, इसको बना दो एक्स एक्सिस। ठीक है, जो आपका एक्स वाई है वो क्या है, एक प्लेन के अंदर है, और जेड एक्सिस प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे है। ठीक है, अब क्या करो, इसका एक फेस काटो। तो देखो यार, फेस आप कई तरह से काट सकते हो। ये आपका यूनिट सेल है तो आप ऐसे भी फेस काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी।
फेस काटने से मतलब है तो कैसे भी काट सकते हो और किसी भी लेंथ का काट सकते हो। सपोज कर लो ये इतना बड़ा यूनिट सेल है, हम क्या कर सकते हैं इसका एक छोटा सा हिस्सा को अलग करके उसका भी तो फेस काट सकते हैं, ठीक है। तो फेस कई तरह से काट सकते हो और जो आप फेस काट रहे हो वो कितने इंक्लिनेशन पे काटोगे वो भी कई तरह से हो सकता है। देखो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, सपोज कर लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई एक लाइन गई हुई है, सपोज कर लो पी लाइन है। तो एक्स एक्सिस से ये पी लाइन कितना उठा हुआ है थीटा, इस थीटा को बोला जाता है इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है उसको बोला जाता है इंक्लिनेशन ऑफ पी, ठीक है। वैसे ही जो आप ये फेस काट रहे हो वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे काट रहे हो वो भी डिपेंड करता है। ऐसे काटो या कुछ एंगल चेंज करके काटो तो आपको अलग अलग क्या मिलेगा, फेस मिलता रहेगा, ठीक है। सपोज कर लो हमने एक फेस काटा, अब क्या करते हैं उसको एक्स वाई जेड एक्सिस पे रखते हैं, ये वाई ये एक्स और ये जेड। सपोज कर लो वाई एक्सिस पे वो यहाँ पे मीट किया है, इसको कोई पॉइंट अभी दे देते हैं, एक्स एक्सिस पे यहाँ और जेड एक्सिस पे यहाँ मीट किया। इस पॉइंट को ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ये ओरिजिन से ये जो ए का डिस्टेंस है इसको स्मॉल ए, ओरिजिन से बी का डिस्टेंस स्मॉल बी, ओरिजिन से सी का डिस्टेंस स्मॉल सी बोलो। तो देखो ये जो ए बी सी है, सॉरी, जो आपका लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस है वो यही बोलता है कि कोई भी यूनिट सेल का जो फेस होता है वो क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड को ए बी सी डिस्टेंस पे या तो कट करेगा या इसी के होल नंबर रेशियो में कट करेगा, ठीक है। कोई भी आप फेस उठाओ, छोटा सपोज कर लो फेस उठाया तो हमको ए बी सी मिला, ठीक है। अब ये बड़ा वाला फेस काटोगे तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाए, ये सब जो डिस्टेंस दिख रहा है ए बी सी ये क्या वो बढ़ जाए, तो वो बढ़ेगा कितना, इन्हीं के होल नंबर के मल्टीपल में बढ़ेगा, ठीक है। सपोज कर लो पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये और ये क्या है, एक छोटा सा एक क्या बना है, फेस का टुकड़ा बना हुआ है, ठीक है। ये जो सपोज कर लो जो आपका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है क्या है, यूनिट इंटरसेप्ट है, मतलब क्या एकदम छोटा वाला इंटरसेप्ट है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं जब बड़ा एक फेस काटेंगे और उसको इसी क्या करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस पे रखेंगे, तो हो सकता है जेड एक्सिस पे यहाँ पे टच हो, वाई एक्सिस पे यहाँ पे टच हो, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टच हो। इसको कोई पॉइंट नाम दे दो, इसको कोई के नाम दे दो, इसको यल नाम दे दो, इसको यम नाम दे दो। ये जो के से लेके यल तक का ये जो मिला रहे हो आप, मतलब क्या ये ओरिजिन से जो ये यल का डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, पहले देखो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस स्मॉल ए के बराबर था, ठीक है। तो ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस यल ए के बराबर हो जाएगा, यल इंटू ए के, यल क्या है एक सिंपल होल नंबर है जिसको हमने ए में मल्टीप्लाई किया तो हमको ये डिस्टेंस मिल गया। ओरिजिन से सी तक, ओरिजिन से कैपिटल सी का डिस्टेंस स्मॉल सी था, तो ओरिजिन से के का डिस्टेंस आपका यन सी के बराबर होगा, ठीक है। यन स्मॉल सी, यन आपका एक छोटा सा होल नंबर होगा। ओरिजिन से कैपिटल बी तक का डिस्टेंस स्मॉल बी था, तो ओरिजिन से यम तक का डिस्टेंस यहाँ पे यल लिया था तो यम ले लो और बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो आप यन यल यम लिए हो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर है, तो यही आपका बोलता है कि कोई भी यूनिट सेल है उसका एक फेस काटो तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या तो यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करेगा या इन्हीं के होल नंबर के रेशियो में रहेगा, ठीक है। देखो छोटा वाला कटा था तो एबीसी पे इंटरसेप्ट किया, एबीसी डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट किया, बड़ा वाला काटा तो यल ए यम बी और यन सी पे इंटरसेप्ट किया, ठीक है। तो देखो इसी से हमारा आगे कहानी बढ़ता है वेज इंडिसेस के बारे में, वेज इंडिसेस के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी हमारा एक यूनिट सेल है उसमें उसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, देखो रफ कर देते हैं तो अच्छे से काटे। बात करते हैं वेज इंडिसेस के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या किया, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस देखा, वो क्या बोलता है कि कोई भी यूनिट सेल का फेस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या तो यूनिट डिस्टेंस ए बी सी पे इंटरसेप्ट करेगा या इन्हीं की होल नंबर रेशियो में इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। लेकिन वेज इंडिसेस में क्या होता है, जो आपका होल नंबर हमने वहां पे पढ़ा था यहाँ पे इंटीजर्स आ जाता है, ठीक है। तो सपोज कर लो कोई भी एक फेस ए बी सी है जिसका यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी है, इस वाले ओ ए का, ओ ए जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए के बराबर है, ओ बी स्मॉल बी
स्मॉल बी के बराबर है और ओ सी स्मॉल सी के बराबर है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक बड़ा फेस बनाते हैं जिसका डिस्टेंस सपोज कर लो ओ यल वाला यल ए के बराबर है, ओ एम एन बी के बराबर है, ओ के एन सी के बराबर है। तो देखो ये जो आपका यल यम यन है, इनको क्या बोला जाता है, इस के यल यम फेस का वेज इंडिसेस बोला जाता है। क्या कल पहले क्या किया, एक यूनिट फेस बनाया, फिर क्या किया, उससे एक बड़ा फेस बनाया, उस बड़े फेस का डिस्टेंस सबका मेजर किया, और जो जो हमने बाहर इंटीजर मल्टीप्लाई किया है, कौन सा, यल यम यन, ये जो इंटीजर मल्टीप्लाई किया है इनको क्या बोला जाता है, वेज इंडिसेस ऑफ द फेस के यल यम। यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में जीरो भी आता है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, क्या यार, रुको, चलो आ गया, कंटिन्यू करते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए बात करें कि हमारे पास यल यम यन का वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ओ एल के डिस्टेंस को लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2a लिखेंगे, ओ एम के डिस्टेंस को 2b लिखेंगे, ओके के डिस्टेंस को 2c लिखेंगे। तो ये जो आपका 2 आया, ये क्या कहलाएगा, वेज इंडिसेस ऑफ द फेस के यल यम। वेज इंडिसेस क्या होते हैं, इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स, जो क्या होते हैं, यूनिट इंटरसेप्ट, जो एबीसी डिस्टेंस है उसके आगे जो लगे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे जीरो भी आ सकता है और इंफिनिटी भी आ सकता है। अगर आप क्या करोगे, जो आप इंक्लिनेशन काट रहे थे फेस, वो ऐसा काटोगे कि किसी एक्सिस के पैरेलल काट दो, ठीक है। तो देखो यार, आपको क्या मालूम है, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हम क्या करें, एक फेस काटे जो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलते हैं, पैरेलल लाइन इंफिनिटी पे मिलते हैं, ये सब बात सबको मालूम है। तो देखो अगर आप क्या करोगे, इंफिनिटी पे किसी लाइन को मीट कराओगे तो उसका वेज इंडिसेस तो आप बता सकते हो कि वो यूनिट इंटरसेप्ट से इंफिनिटी गुना बड़ा है, लेकिन क्या कर सकते हो, एक पार्टिकुलर फॉर्म में कि वो इंफिनिटी नंबर किसके बराबर होगा ये नहीं बता सकते, ठीक है। इंफिनिटी क्या होता है किसी को नहीं मालूम। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक और टर्म आता है मिलर इंडिसेस के नाम से, ठीक है, जो क्या करता है, इन्हीं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जैसे यल यम एन में से किसी एक का वैल्यू जीरो आ जाए या इंफिनिटी पे मीट करे, तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो देखो मिलर इंडिसेस क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसको एग्जांपल को और इसको नोट करो, रफ कर दे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं मिलर इंडिसेस के बारे में। तो क्लियर है ना, मिलर इंडिसेस क्या होता है, वेज इंडिसेस का रेसिप्रोकल होता है। वेज इंडिसेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि इंफिनिटी भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, उसी को सॉल्व करने के लिए मिलर इंडिसेस आया, ठीक है। तो जैसे हम बात करें के एल एम फेस के लिए, तो उसके लिए मिलर इंडिसेस कितना है, 2,2 है, ठीक है। तो अगर हम उसके लिए वेज इंडिसेस क्या है, 2,2,2 है, तो उसके लिए मिरर इंडिसेस क्या होगा, इन सबका रेसिप्रोकल, मतलब क्या, 1/2 और 1/2, ठीक है। तो देखो किसी भी फेस एबीसी की बात करो या के एल एम की बात करो, उनको तीन अलग अलग नंबर से डिनोट किया जा सकता है, जिनको मिलर इंडिसेस बोला जाता है, जिनको नॉर्मली के एच के एल से डिनोट किया जाता है। एच के एल क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो देखो आप क्या कर दिया, ये एक रैशनल फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये क्या हो जाए, इंटीजर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1,1,1 आ जाएगा। तो अब ये जो 1,1,1 आया, ये क्या कहलाएगा, या के यल यम फेस का मिलर इंडिसेस कहलाएगा, क्लियर, ठीक है। वेज इंडिसेस का रेसिप्रोकल करो, अगर इंटीजर है तो वही रहेगा, अगर नहीं है तो कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके बना दो, जो बना वो क्या कहलाएगा, इस के यल यम फेस का मिलर इंडिसेस कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक और थोड़ी सी इसमें बात देख लो, अगर क्या करा जाए, एक और क्वेश्चन लिया जाए, सपोज कर लो ये जो ओएल है वो आपका 2a ही रहने दो, ओएम को इंफिनिटी बना दो और ओके को भी इंफिनिटी बना दो, ठीक है। तो देखो ओ एल का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 2a के बराबर है, ओ एम का मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो देखो कहने का मतलब जो इधर वाला फेस है वो क्या है, हमने जब काटा
तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। क्या हो गया? ऐसे इंक्लिनेशन पे काटा कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, और पैरेलल लाइन कहाँ मिलते हैं? इन्फिनिटी पे मिलते हैं। मतलब जो ओ से यम पे का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इन्फिनिटी के बराबर। और वैसे ही ऊपर जो फेस काटा वो भी कहाँ? इन्फिनिटी बजा के मिला। मतलब हमने इंक्लिनेशन ऐसा काटा कि इस जेड एक्सिस और उस फेस के इंक्लिनेशन में क्या था? एकदम 0 डिग्री था। दो लाइन ऐसे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना है? दो लाइन ऐसे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो देखो, तो क्या हुआ? दोनों जाके इन्फिनिटी पे मिल गई। तो इस केस में अगर हमको मिलर इंडिसेस बताना होगा तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो देखो, वेज इंडिसेस इसका कितना है? 2 कॉमा इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है। तो क्या करोगे? मिरर इंडिसेस के लिए रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 1/2 1/infinity और 1/infinity होगा। ठीक है, अब क्या करो? इसमें कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई करो जिससे ये इंटीजर बन जाए। इनको तो इंटीजर अभी तो नहीं बना सकते क्योंकि 1/infinity है। ठीक है, तो पहले इस पे फोकस करो। तो इसमें सभी में क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 1। अब देखो, ऊपर कोई भी नंबर है, अगर नीचे इंफिनिटी है तो वो तो 0 ही आने वाला है। तो ये जो 1 0 0 आया, ये क्या बन जाएगा? इस फेस का मिलर इंडिसेस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और सा बहुत सारे क्वेश्चन है, अब इनको सॉल्व करना। ठीक है।